जय हिंद छात्रों। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यानी अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। इससे पूर्व हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में अध्ययन किया था, उसको हर तरह से देखा था। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश यूएसए के संविधान की विशेषताएं। तो आइए देख लीजिए। सबसे पहले संविधान का निर्माण, उसके बाद संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं क्या है? संविधान लिखित है, निर्मित है, बहुत छोटा संक्षिप्त संविधान है, कठोर है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और संघीय स्वरूप है, न्यायिक सर्वोच्चता वहाँ पाई जाती है, मौलिक अधिकारों का समावेश वहाँ के संविधान में है, वहाँ शक्ति पृथक्करण और का सिद्धांत पाया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी पाया जाता है। अब ये हैं विशेषताएं मोटे मोटे रूप में अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। अब इनको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अमेरिका के संविधान में इन विशेषताओं के क्या मायने हैं। तो देखिए, अमेरिका के संविधान का निर्माण। अमेरिका के संविधान का निर्माण अमेरिका 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके निर्माता थॉमस जेफरसन थे। इस घोषणा पत्र में पहली बार कहा गया कि सभी व्यक्ति ईश्वर के द्वारा समान बनाए गए हैं और उन्हें कुछ अनुल्लंघनीय अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और सुख की प्राप्ति के अधिकार शामिल हैं। संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन वर्ष 1787 के द्वारा हुआ। यह आपको ध्यान रखना है कि संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 के द्वारा हुआ तथा संविधान का प्रयोग यानी संविधान को लागू होना 4 मार्च 1789 को हुआ। अब इसको कहने का मतलब, संविधान 2 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के अनुसार अमेरिका में संविधान द्वारा सीमित सरकार की स्थापना हुई। मूल अधिकारों को संविधान में पहले 10 संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध आरोपित नहीं हैं, बल्कि ये प्रतिबंध राज्य के द्वारा आरोपित किए गए हैं। और अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण और संतुलन पर आधारित है। ये कठोर संविधान है। अमेरिका में संविधान संशोधन दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत और राज्यों के 3/4 अनुमोदन यानी 38 राज्यों के अनुमोदन के द्वारा होता है। संघीय शासन प्रणाली है। इकाइयों को स्टेट्स कहा जाता है। संघीय व्यवस्था का निर्माण आरंभ में 13 राज्यों के आपसी समझौते के द्वारा हुआ। वर्तमान में अमेरिका के 50 राज्य हैं और राज्यों के नाम और विभाग में कोई भी परिवर्तन राज्यों की सरकारों की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। राज्यों को सीनेट के बिना उनकी सहमति के प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी राज्यों में जो सीनेट में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसको बिना राज्यों की सहमति के खत्म नहीं किया जा सकता। संविधान में केवल संघीय सूची का वर्णन है, बाकी सभी शक्तियां राज्य के पास हैं। न्यायपालिका के एक निर्णय में व्हाइट हाउस केस में कहा गया कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी ना तो वहाँ के राज्यों को ख़त्म किया जा सकता, ना वहाँ के संघ को ख़त्म किया जा सकता। जैसा कि हमारे यहाँ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है और राज्यों का अपना संविधान है। दोहरी नागरिकता, दोहरी सेवा एवं दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान है। यानी वहाँ पर एक नागरिकता दोहरी है, कहने का मतलब एक व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होगा और जिस राज्य में वो रहता है 50 राज्यों में से वहाँ का भी नागरिक होगा। दोहरी सेवा है, एक अखिल अमेरिकन सेवा और मतलब एक संघ की सेवा है और दूसरी राज्यों की सेवाएं हैं। दोहरी न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका और राज्यों की भी न्यायपालिका हैं।
भारतीय अखिल भारतीय हमारे यहाँ की तरह अखिल भारतीय सेवाओं की तरह अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये था संविधान का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण कब हुआ, किस सम्मेलन के द्वारा हुआ और उसमें मुख्य मुख्य क्या चीज़ें, ये इसमें बताया गया है। अमेरिकी संविधान की पहली विशेषता है कि वो लिखित है। चूँकि कोई भी संविधान लिखित होता है या अलिखित होता है, तो अमेरिका का संविधान लिखित है। वैसे कहा जाता है कि कोई भी संविधान ना तो पूरी तरह से लिखित होता, ना पूरी तरह से अलिखित होता। लेकिन अमेरिका का संविधान एक संविधान सभा ने एक निश्चित कालखंड में बनाया है, तो अमेरिका का संविधान लिखित है, लेकिन वहाँ अलिखित परंपराएं भी हैं, जैसे ब्रिटेन में हैं। तो और अमेरिका का संविधान निर्मित है, क्योंकि ये एक तरह से एक संविधान सभा ने बनाया जो 1787 ईस्वी में बैठी थी इसको बनाने के लिए, और उसका नाम फिलाडेल्फिया सभा भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये संविधान लिखित हो गया और ये संविधान निर्मित हो गया। और संविधान की एक विशेष बात है कि संविधान संक्षिप्त है। संक्षिप्त होने का मतलब कि इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और मात्र 4000 शब्द हैं, और जो 10 से 12 पृष्ठों में सिमटे हुए हैं तथा संविधान में। और ये सीमित या छोटा संविधान इसलिए है कि संविधान में केवल आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, बाकी सब छोड़ दिया गया है। और छोटा इसलिए भी है कि राज्यों के वहाँ पर अलग संविधान हैं। अगली विशेषता है संविधान की कठोरता। देखिए, कोई भी संविधान की कठोरता का जो पैमाना है वो इस आधार पर है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है। तो इस आधार पर संविधानों को कठोर, लचीला, सुनम्य संविधान कहा जा सकता है। जो अत्यंत होते हैं, जिनमें अत्यंत साधारण ढंग से संशोधन हो जाता है, वो सुनम्य कहलाते हैं। लचीले, जिनमें कठोरता का और सुनम्यता का मिश्रण होता है, वो लचीले होते हैं। और वे संविधान जिनमें संशोधन की प्रक्रिया एक विशेष बहुमत से संपन्न होती है, उनको कठोर संविधान कहा जाता है। तो अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में संशोधन साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग ढंग से होता है। तो अब वो संशोधन कैसे होता है, आइए पहले देखते हैं कि अमेरिका का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सामान्य जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उससे अलग है। संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए अमेरिका का संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। आइए देखते हैं कि फिर विशेष प्रक्रिया क्या है संशोधन की प्रक्रिया। इसमें संशोधन की विशेष प्रक्रिया में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन पारित होना चाहिए, और दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद उसको 3/4 बहुमत राज्यों के समर्थन या पुष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए संविधान को कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। पहले तो 2/3 बहुमत कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा, वहाँ की संसद का नाम कांग्रेस है, और कांग्रेस के वहाँ 2 सदन हैं। पहला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको निचला सदन भी कहते हैं या दूसरा सदन भी कहते हैं, और सीनेट जो हमारे यहाँ राज्यसभा है, ऐसे वहाँ पर सीनेट है। तो 2 सदन है, दोनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद ये वहाँ के राज्य, वहाँ को कुल 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों का 3/4 बहुमत से इसका अनुमोदन या इसका समर्थन होना चाहिए। तो यानी 38 राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। तो ये हो गई संशोधन की प्रक्रिया। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि ये अध्यक्षात्मक प्रकृति का है। अध्यक्षात्मक का मतलब है कि देखिए, हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और 2 प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान होता है और एक नाम मात्र का प्रधान होता है। जैसे हमारे यहाँ नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है।
जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और ना ही वहाँ पर दो प्रधान होते हैं, केवल राज्य का एक ही प्रधान होता है, वही वास्तविक प्रधान होता है और वही शासन का प्रधान होता है और वही राज्य का प्रमुख होता है। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका से उत्तरदायी नहीं होती। और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से नहीं होता। आइए देखते हैं। अमेरिका का संविधान अध्यक्षात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक और वास्तविक प्रधान है। एक ही व्यक्ति संवैधानिक प्रधान भी है और वास्तविक प्रधान भी है। संवैधानिक प्रधान का अर्थ ये होता है कि संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ उसको सौंपी गई हैं, और वास्तविक प्रधान का अर्थ यह है कि न केवल संविधान के द्वारा उसको सौंपी गई हैं, बल्कि वास्तव में व्यावहारिक रूप में भी वह उनका प्रयोग करता है। और कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता, यानी जो कार्यपालिका है ना तो वो व्यवस्थापिका में से बनाई जाती है, ना व्यवस्थापिका का उस पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण होता है। ना तो व्यवस्थापिका में से बनाई जाती है, ना व्यवस्थापिका का उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण होता है। और अमेरिका की कार्यपालिका एकल है, यानी राष्ट्रपति ही वहाँ प्रमुख कार्यपालक है और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है। वहाँ राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, उससे पहले उसको ना तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यानी व्यवस्थापिका उसको नहीं हटा सकती। केवल एक ही तरीका है, महाभियोग प्रस्ताव। हाँ, और अपने कार्यों के लिए वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है, और राष्ट्रपति और उसके मंत्रीगण कांग्रेस के सदस्य भी नहीं होते हैं। ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है और संसदीय व्यवस्था इसके विपरीत होती है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या हुई? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखिए, राष्ट्रपति संवैधानिक और वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता। और अमेरिका की कार्यपालिका एकल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन निश्चित अवधि के लिए होता है। ये है वहाँ की अध्यक्षात्मक व्यवस्था का होने का कारण। अब आइए, और अगली विशेषता है कि अमेरिका का संविधान का स्वरूप संघीय है। संघीय कहने से अभिप्राय है कि वहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, और वो राज्य केंद्र के अधीनस्थ नहीं हैं बल्कि स्वायत्त हैं। तो अमेरिका संघीय व्यवस्थापिका का आदर्श उदाहरण है, और वहाँ संघीय व्यवस्थापिका की रक्षा करने के लिए लिखित संविधान है, और लिखित संविधान की रक्षा करने के लिए वहाँ पर न्यायपालिका है। तो आइए देखते हैं संघीय स्वरूप किस प्रकार से है। अमेरिका का संविधान सभी दृष्टिकोणों से संघात्मक है, और अमेरिकी संघ में 50 राज्य स्थायी रूप से शामिल हैं। शुरुआत में 13 राज्यों से मिलकर संघ बना था, लेकिन वर्तमान समय में 50 राज्य शामिल हैं। संघात्मक पद्धति के अनुसार केंद्र व राज्यों की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। संविधान द्वारा निर्धारित की गई। ध्यान देने योग्य है कि संघात्मक व्यवस्था में एक लिखित संविधान होता है, संघात्मक व्यवस्थापिका की शर्त होती है, और उस संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है। और साधारणतः सिद्धांत अपनाया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार को और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को सौंप दिए गए हैं। और शासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका सर्वोच्च है। व्यवस्थापिका के उच्च सदन सीनेट में संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संविधान में निर्देश है कि इस व्यवस्थापिका को भंग करने वाला कोई भी संशोधन वैध नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार से वहाँ संघात्मक व्यवस्था कितनी मजबूत है, यानी वहाँ पर संघ सरकार
राज्यों के नाम में भी परिवर्तन नहीं करती, उनके क्षेत्रों में भी परिवर्तन नहीं कर सकती बिना उनकी अनुमति के। ये है वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था। न्यायिक सर्वोच्चता, वहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है। आइए देखते हैं न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है। अमेरिका के संविधान की एक अन्य विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। मुनरो के अनुसार संवैधानिक विवादों के अंतिम निर्णय के रूप में उच्चतम न्यायालय का विकास शासन व प्रशासन को अमेरिकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देनों में से एक है। उच्चतम न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। संविधान के नियमों के बारे में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसके द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित कानून जो संवैधानिक नियमों के विरुद्ध हों तथा जो नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर कुठाराघात करते हों तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है और उन्हें देश में लागू होने से रोका जा सकता है। तो ये हुई अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता, यानी वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर संविधान वैसा ही है जैसा, हालांकि वहाँ ये कहा जाता है कि न्यायपालिका भी या न्यायाधीश भी संविधान के अधीन है, परंतु वहाँ संविधान वैसा ही है जैसा न्यायाधीश कहते हैं, क्योंकि वहाँ न्याय की उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहाँ मौलिक अधिकारों का समावेश, वहाँ के संविधान में पहले 10 संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान की भांति ही जनता को अनेक मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, भाषण एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता देता है तथा किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी नहीं बनाया जा सकता। मूल वंश, वर्ण, लिंग, दासत्व की पूर्व दशाओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को भ्रमण व व्यवसाय की तथा नागरिक की व्यक्तिगत संपत्ति को भी वो हस्तगत नहीं कर सकता। यानी वहाँ पर जो संशोधनों को प्रथम 10 संशोधन संविधान में जोड़ा गया और वहाँ मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है। राज्य संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है, केवल सरकार के द्वारा बाद में कटौतियाँ की गई हैं, लेकिन वहाँ संविधान में विशेष गारंटी दी गई मौलिक अधिकारों की रक्षा की। भाषण एवं प्रकाशन जैसे हमारे यहाँ पे है वैसे ही, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये सब प्रकार के वहाँ पर मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हो गए। अगली विशेषता है शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत एक आदर्श उदाहरण है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भारत में भी पाया जाता है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय भी ये कह चुका है कि हमारे यहाँ भी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब है शासन या सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग कार्य का होना। जैसे व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की वैधता की जांच करती है। तो ये हुई तीनों के अलग अलग काम, शक्ति पृथक्करण, और अमेरिका इसका आदर्श उदाहरण है। आइए देखते हैं। शक्ति पृथक्करण अमेरिकी संविधान का मूल आधार है, जिसके अनुसार तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। चूँकि अमेरिका को आदर्श उदाहरण माना जाता है, इसका मतलब है वहाँ शक्ति पृथक्करण न केवल कार्यों के आधार पर पाया जाता है, बल्कि वहाँ पर शक्ति पृथक्करण के 3 स्तर हैं। जैसे शक्ति पृथक्करण तीनों अंगों के अलग अलग कार्य हैं और तीनों अंगों के कार्यकाल भी अलग अलग हैं और तीनों अंगों को प्रशासित करने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी अलग अलग हैं। तो कार्य के आधार पर, कार्यकाल के आधार पर और प्रशासनिक करने वाले अधिकारियों के आधार पर वहाँ पर जो है ये शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि सरकार के तीनों अंगों के कार्य एवं कार्यकाल अलग अलग हैं, साथ ही तीनों अंगों को प्रशासित करने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी अलग अलग हैं। विधि के निर्माण का कार्य विधायिका का है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक और वास्तविक प्रधान तथा राष्ट्रपति सीधे आम जनता के प्रति उत्तरदायी है, न कि विधायिका के प्रति।
विधायिका के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता तथा विधायिका को निश्चित कार्यकाल से पहले भी भंग नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है ना तो विधायिका राष्ट्रपति को नियंत्रित कर सकती है अपने काम में, और ना ही विधायिका को भी समय से पहले भंग किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा। और अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयत्न किया गया है और शक्तियों के केंद्रीकरण को भी प्रतिबंधित किया गया है। तो शक्ति पृथक्करण का मूल काम होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना, और दूसरा काम होता है कि शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकना। इस प्रकार से अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। अगला और लास्ट है नियंत्रण और संतुलन, चूँकि ये शक्ति पृथक्करण का पूरक सिद्धांत है। जिस प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण अलग अलग है, लेकिन फिर भी शक्तियों एक दूसरे को, सरकार के तीनों अंग एक दूसरे को कहीं ना कहीं नियंत्रित करते हैं। आइए उदाहरण के लिए देखते हैं। सरकार के तीनों अंगों के बीच केवल शक्ति पृथक्करण ही नहीं है, बल्कि तीनों के बीच आपसी संबंध भी है, जिसमें सरकार का एक अंग दूसरे अंग पर निगरानी बनाए रखता है। जैसे युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन सेनाओं के संचालन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, तथा विधायकों के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा समूची अंतर्राष्ट्रीय संधियां संपन्न होती हैं, लेकिन इन संधियों की पुष्टि के लिए सीनेट के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कांग्रेस राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। कार्यपालिका के द्वारा विधायिका पर नियंत्रण वीटो के द्वारा किया जाता है। सदन में संदेश भेजने की शक्ति न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ कहने का मतलब है कि शासन के तीनों अंगों में पृथक्करण होने के साथ साथ उनमें कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस भी है। जिस प्रकार से युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है, लेकिन युद्ध कौन करेगा? सेनाएं करेंगी, और तो सेनाओं के संचालन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो जब तक केवल युद्ध की घोषणा से काम नहीं चलेगा जब तक राष्ट्रपति सेनाओं का संचालन नहीं करेगा। इस प्रकार एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की संपन्न करता है, लेकिन संधियों की पुष्टि करने का काम सीनेट का है। इस प्रकार से ये राष्ट्रपति को नियंत्रित कर रही है सीनेट यहाँ पर।